Hello everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. As you guys can see, आज मैं without makeup बैठी हूँ. मैंने थोड़ा सा lip tint ज़रूर लगाया हुआ है just because it looks very dull otherwise. So otherwise मेरे face पे इस टाइम पे कोई भी makeup नहीं है क्योंकि अभी live में मेरा face shave करने वाली हूँ. Zoom in करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो का पर्पस ये है कि एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं facial shaving क्यों करती हूँ, कब से करती हूँ, कैसे करती हूँ, ताकि जिन्हें नहीं पता है उनको एक राइट टेक्निक पता चले, किस तरह के टूल्स यूज करने चाहिए जिससे स्किन पे आपके नुकसान ना हो, आप खुद को कोई कट ना दे दें और आप सही तरीके से इसको कर पाएं. क्योंकि आप में से कई लोग बिगिनर्स हो सकते हैं जिन्हें एब्सोल्युटली क्लू ही नहीं है कि ये कैसे किया जाता है. ऑल्सो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं. कई लोगों के मिथ्स होते हैं, अब उन्हें लगता है उनकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है तो उनको नहीं करना चाहिए, या कई लोगों को लगता है इससे ग्रोथ बहुत हार्ड आती है या जल्दी जल्दी आती है इसलिए नहीं करना चाहिए. तो इन सारे मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे, टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ, क्या कॉशन आपको ध्यान में रखना है, पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. नाउ अगर आप डायरेक्टली प्रोसेस पे जंप करना चाहते हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं. मैं इधर या इधर कहीं पे टाइम स्टैम्प लीव कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां जाके वीडियो प्ले करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा. बट उसके पहले इफ यू वांट टू listen to as to why I stopped using bleach on my face and why did I decide to completely switch to face shaving, then here it goes. सबसे पहले मैं भी पिछले बहुत सालों से ब्लीच ही करती थी. मेरे पूरे कॉलेज टाइम मैंने ब्लीच ही करा है. ऑल्सो अभी भी मैं ऐसे कोई एंटी ब्लीच नहीं हूँ कि ब्लीच करना ही नहीं चाहिए. इट इज समथिंग एज hazardous which is detrimental to life or existence or something like that. It's nothing like that. ब्लीच की सिंपल सी बात है, जैसे डोज ऑफ पॉइजन वाली बात हो गई कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर 3 महीने में एक बार करते हैं तो आप ब्लीच बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेरी सिचुएशन, आपको ऐसे लगता है कि हर 10 या 15 दिन में मुझे तो ज़रूरत पड़ती है फेस को शेव करने की, तो हर 15-20 दिन में या महीने में एक बार अगर आप ब्लीच करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट यू शुड डू. तो अगर कभी कभी करते हैं तो फाइन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है विच इज़ बेसिकली दैट एजेंट जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में कि आपकी स्किन पे जो इरिटेशन कॉज कर सकता है, रेडनेस, इचिंग या बर्न्स भी कई हद तक कॉज कर सकता है. तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उसको इससे प्रॉब्लम हो सकती है. ऑल्सो अनदर रीजन कि ये जो ब्लीच होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवीली सेंटेड होते हैं, उस वजह से भी काफ़ी लोगों की स्किन को सूट नहीं करते. तो मैं मेरे लिए एक सस्टेनेबल सिचुएशन ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी फेशियल जो हेयर ग्रोथ की सिचुएशन है मुझे काफ़ी बार ये कराना पड़ता है. अब पिछले 2 सालों में तो उतनी बार कराना नहीं पड़ता था क्योंकि कोविड था, तो बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकलना पड़ता था. तो ओनली जब मैं कोई ट्रिप में जाती थी तभी मुझे करना पड़ता था, अदरवाइज़ घर पे मैं करती ही नहीं थी. बट अदरवाइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर है और अब जैसे जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा. सो आई एम नॉट कंफर्टेबल पुटिंग ऑन ब्लीच इतना फ्रीक्वेंटली ऑन माई फेस. दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि अब से मैं फेस शेविंग ही करूँगी. Alright, so with that long intro, let's finally get into the process of doing it. सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपने क्या करना है. सबसे पहले अपने फेस को आप किसी माइल्ड क्लेंजर से वॉश कर लीजिए. इस वक्त मैंने करा नहीं हुआ है, मैंने मेकअप भी नहीं लगाया हुआ, बट मैंने फेस वॉश भी नहीं करा हुआ है. तो अभी मैं जाके पहले फेस वॉश करूंगी, देन आई एम गोइंग टू शो यू गाइज क्लोजअप में कि पूरा प्रोसेस मैं कैसे फॉलो करती हूँ. ओके, सो हियर आई एम. मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है. एक जेंटल क्लेंजर ही आप यूज़ करें. एंड मैंने बाल भी टाई कर लिए हैं, एक हेयर बैंड भी लगा लिया है सो दैट माई हेयर डू नॉट कम इन द वे ऑफ इट. अगली चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो कोई भी एक अच्छा फेशियल रेजर हो सकता है. नाउ रेवलॉन का भी आता है, बॉम्बे शेविंग कंपनी का भी आता है, टिंकल रेजर्स भी आते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं. वो आई थिंक 100 में 3 आ जाते हैं और 4-5 बार हर एक को यूज़ करके आप डिस्पोज ऑफ भी अगर कर देंगे तो आपको फिर भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा. तो मैं भी कुछ फैंसी यूज़ नहीं करती हूँ, अभी तक मैं टिंकल ही यूज करती हूँ क्योंकि लाइट वेट है. इसकी ग्रिप मुझे काफी मेरे कंट्रोल में लगती है, मेरा अच्छा कंट्रोल रहता है ऑन द वे आई कैन मूव इट अक्रॉस माई फेस. सो दैट्स द रीजन आई हैव दिस. उसके अलावा आपको चाहिए होगा, आप एक छोटा सा टम्बलर ले सकते हो, मग ले सकते हो, उसमें थोड़ा पानी, ताकि ईच टाइम आपने एक थोड़ा सा हिस्सा शेव किया तो फिर उसके बाद ये रेजर आप डिप करके उसमें वॉश करेंगे. सेफ साइड में थोड़े से कॉटन पैड्स यहाँ पे रखे हुए हैं जस्ट इन केस आई नीड देम. एंड आई हैव अ फेस टॉवल हियर.
बाद में अपना फेस पोंछने के लिए। एंड उसके अलावा मैं आपको ब्रांड नहीं दिखा रही हूँ जस्ट ताकि किसी को एंडोर्समेंट ना लगे, लेकिन किसी भी अच्छे ब्रांड का आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जो बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी का हो और आप श्योर हैं कि आपको वो सूट करता है। एलोवेरा जेल अगर आप लगा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, एक तो उसकी कंसिस्टेंसी आई मीन उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बेटर दिखेगा कि फेस पे आपके चल क्या रहा है। एक्चुअली आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हैव कलर एंड फ्रेग्रेंस। इवन इफ इट इज देयर दैट शुड बी लाइक मिनिमल पॉसिबल, क्योंकि अब आप अपने फेस को शेव करने जा रहे हो तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं चाहते जो उसकी इरिटेशन के चांसेस को बढ़ा दे। और नेचुरल एलोवेरा जेल तो बिल्कुल ना लगाएं, स्ट्रेट फ्रॉम द प्लांट वाला वो बिल्कुल नहीं लगाएं। रेडीमेड यूज करना है विदाउट कलर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस, या तो फिर कोई अपनी पसंद का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हैं। फेस वॉश करने के लिए आपको बिल्कुल ठंडा पानी यूज नहीं करना है, या तो रूम टेम्परेचर वाला पानी या फिर हल्का सा ल्यूकवार्म यूज करना है, ताकि आपके फेस के पोर्स थोड़े से ओपन हो जाए और ये प्रोसेस और ईजी हो जाए। पर एकदम चिल्ड वाटर आपको यूज नहीं करना है। And now with all that gyan, let's finally dive into the process. I'm going to zoom in you guys, okay, so you can see better. Okay, so here we go. तो अब आप मुझे up close देख सकते हैं। Now दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि आपको प्री एप्लीकेशन और पोस्ट एप्लीकेशन कोई लोशन या तो फिर कोई एलोवेरा जेल लगाना है, उसका रीज़न ये है कि आप ड्राई स्किन पे आप जैसे आप कई बार टेम्प्ट होते हो, जब आपको पीची फज होता है, बहुत ज़्यादा हेयरी ग्रोथ नहीं होती, आप सोचते हो ड्राई फेस पे ही कर लेंगे, लेकिन ड्राई फेस बहुत खुरदुरा होता है, किसी का कितना भी अच्छा स्किन हो थोड़ा टेक्सचर उस पर होता ही है, तो देयर इज़ अ चांस यू माइट कट योर स्किन, यू डोंट वांट दैट। तो कोई भी एलोवेरा वगैरह लगाने से क्या होगा कि एक आपको स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगा, उसके ऊपर रेजर चलाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जेनरस क्वांटिटी ले ली है एलोवेरा जेल की। अब मैं उसको मेरे फेस पे लगा रही हूँ, चीक्स पे लगा रही हूँ और फोरहेड पे लगा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती रहेगी वहाँ पे मैं इसको लगाती रहूँगी। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट पे दिखाती हूँ। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू होल्डिंग द रेजर, द राइट एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम वैक्सिंग कराते हैं तो हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको खींचते हैं, लेकिन जब हम फेस पे कर रहे होते हैं तो फेस ग्रोथ की ही डायरेक्शन में आपको उसको रखना है। सपोज अगर मेरी ग्रोथ ऐसे आ रही है, लाइक आई विल शो यू गाइस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कैन जूम इन। मेरे चीक्स पे आप देख सकते हैं मेरी जो ग्रोथ है वो ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, राइट? तो इसलिए मुझे उल्टा नहीं करना है, मुझे उसी डायरेक्शन में करना है। एंड इवन इन दैट डायरेक्शन आपको रेजर ऐसे स्ट्रेट नहीं पकड़ना, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पकड़ना और आपको बिल्कुल ऐसे भी नहीं पकड़ना है, ना ऊपर ना नीचे ना 90 डिग्रीज, स्लाइटली 40 to 50 डिग्री के बीच में ऐसे स्लैंट करके रखना है आपको। और बिल्कुल बिना ज्यादा दबाव दिए अपनी स्किन को थोड़ा सा पुल करते हुए छोटे छोटे सेक्शंस में। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे चीक्स पे ये बाल दिख रहे होंगे आपको। 2 या 3 बार इसको लेने के बाद आप इसको डायरेक्टली अपने वाटर टम्बलर में डिप करेंगे। दैट्स हाउ इट शुड बी। उसके बाद जो भी आपने टॉवल लिया है या कॉटन पैड जो भी लिया है उस पर आप इसको हल्का सा पोंछ सकते हैं इफ यू वांट, एंड देन अगेन यू कैन गो ऑन विद इट। जैसे ही स्किन थोड़ी ड्राई लगने लगे थोड़ा सा और एलोवेरा जेल लेके आप उस हिस्से में लगा सकते हैं। दिस इज अबाउट द नाउ दिस इज अ ट्रिकी एरिया, तो इसको थोड़ा सा पुल करके करेंगे, स्किन को थोड़ा सा पुल करके हमने करना है। दूसरी एडवांटेज जो ये टूल्स यूज करने की होती है वो ये कि अगर हमारा सी I don't know if you guys can see, it is pretty gross but yeah, this is the hair. दूसरी एडवांटेज जो ये यूज करने की होती है कि आपको फेस पे बेटर कंट्रोल रहता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यहाँ पे पिंपल है तो मैं आई कैन अवॉइड दिस एरिया, उसको नहीं आप टच करें। यहाँ पिंपल है तो वो हिस्सा नहीं करें, जहां जहां आपको ठीक लगता है वहां वहां आप करें, जहां नहीं लगता वहां मत करें। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द अदर चीक ऑफ माइन। Now we are going to do the chin part. चिन पे ऑब्वियसली आपको स्किन थोड़ा पुल अप करके करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डू द फोरहेड पार्ट। तो मैं फिर से थोड़ा सा जेल लगा रही हूँ बिकॉज वो थोड़ा ड्राई हो गया था।
अब यहाँ पे भी आप थोड़ी स्किन पुल करके अपने लेंगे। जिस ग्रोथ में आपके बाल हैं, उसी जिस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ है वहीं पे आपको इसको मूव करना है। मेरी ग्रोथ इस तरह है इस हिस्से की, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। बी केयरफुल अराउंड योर आईब्रोज। ऊपर की ग्रोथ अगर स्ट्रेट है, जस्ट पुल इट, डू इट लाइक दिस। सो दिस फोरहेड एरिया इज द मोस्ट ईजिएस्ट आई थिंक, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी हार्ड स्किन होती है तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। एंड सेंटर ऑफ द आईब्रोज थोड़ा केयरफुली करें, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी लेंथ यहाँ तक है तो आप अपने आईब्रोज बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको टिल्ट करके जितनी जरूरत है वैसे करें। इस हिस्से को मैं थोड़ा खींच के करूंगी ताकि मैं मेरे आईब्रोज को प्रोटेक्ट कर सकूं। दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू डू द आईब्रोज। सो वहां पे आप केयरफुल रहें, बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, थोड़ी सी ही है। फिर मैंने एलोवेरा जेल लेके लगा लिया है। थोड़ा ऊपर का करना आसान होता है बिकॉज एक आप यहाँ पे हार्ड स्किन होती है, तो ऐसी फिनिशिंग नहीं दे सकता जैसे कि थ्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलती है, बट आई थिंक स्टिल काफी हद तक काम चल जाता है अगर आपको सिर्फ शेप अप करना हो तो। नीचे का पार्ट ट्रिकी है बिकॉज स्किन सॉफ्ट है, इसलिए वहां से भी आप थोड़ी आईज को इस तरह पुल करके करें, ये स्किन को पुल करें। आपको दिख सकते होंगे छोटे छोटे बाल। थोड़ा सा रेजर इस तरह से टिल्ट जरूर करें कि आप इस हिस्से से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर रहे। बेसिकली एक्स्ट्राज निकालने का काम अच्छे से हो जाता है, मेरे जैसे का काम चल जाता है। और ऐसे नीचे की तरफ, जहां जहां आपको इतनी स्पेस ना मिले कि आप उधर जा सके, तो नीचे की तरफ। And I guess that's it. That is it. Now this part is done. नोज पे मेरे ज़्यादा बाल है नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे एक दो बार बस थोड़ा सा जेल लगा के फेर लेती हूँ, बट आपको ज़रूरत है नहीं। नोज होने के बाद अब अपर लिप्स। आप टंग लगा के या पुल करके टाइटली ऐसे करके भी कर सकते हैं। और जब सेंटर का पार्ट आएगा, यहाँ पे बाल ज्यादा है नहीं तो इसलिए इतने से हमारा काम हो गया। ओके, अब हम एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फोरहेड मैंने कर लिया, आईब्रोज मैंने कर लिया, नोज, अपर लिप्स हो गया, चिन एरिया हो गया, चीक्स हो गए। उसके बाद आप एक बार क्विकली देख लीजिए, अगर आपको हल्की बहुत यहाँ जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है तो ना करें। स्पेशली अगर आपको इधर एक्ने पिंपल्स होते रहते हैं तो ना करें ना। हल्की हल्की जो आपको रेडनेस दिख रही है ऑब्वियसली क्योंकि आपने अपने फेस पे ब्लेड लगाया है तो इसलिए, बट नथिंग टू वरी। नाउ इसी टाइम पे आप थोड़ी फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस एरिया में चाहिए, कईयों के ईयर्स पे होते हैं, यहाँ होते हैं, तो हल्का हल्का आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, या सो विद दैट वी आर डन। ओके, सो वी आर डन विद द प्रोसेस। और इसके बाद मुझे मेरा फेस रिलेटिवली काफी ज्यादा क्लीन और स्मूथ लग रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिमेंबर आफ्टर द प्रोसेस इज डन इज के अब जो आप फेस वॉश करेंगे, करने के बाद वो फेस वॉश के साथ नहीं करना है, वो सिंपली प्लेन वाटर से करना है। और अब आपको ठंडा पानी यूज करना है, तो ठंडा पानी यूज करके अपने फेस को आप वॉश करें। जरूरी नहीं है कि आइस रब करनी है या चिल्ड वाटर यूज करना है, अनलेस आपको ऐसा लग रहा हो कि फेस पे बहुत ज्यादा आपको थोड़ी सी उसको सूद करने की नीड लग रही हो, तो आप एक आइस क्यूब लेके जेंटली
डायरेक्टली रब कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करे, जिसमें कोई एक्टिव्स ना हो, या फिर सिंपली एलोवेरा जेल लेके अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। एंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर इज कि ये प्रोसेस होने के बाद एटलीस्ट नेक्स्ट 2 दिन तक आप कोई भी ज़्यादा एक्टिव बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ना लगाएं, आप मेकअप ना करें, आप अपने फेस को बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, और साथ में आप अपने फेस को हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज रखें। ऑल्सो आप केमिकल एक्सफोलिएशन ना करें। सो नो मेकअप, नो केमिकल एक्सफोलिएशन, नो acid based skincare for at least next 2 to 3 days and then you are good to go। ध्यान आपको बस ये रखना है कि अगर आप डिस्पोजेबल रेजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे टिंकल जैसे मैंने यूज किया था, तो आप एक रेजर को 4 से 5 बार यूज करके डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, फिर भी वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा एक्चुअली। दूसरी चीज ये है कि आपको कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इससे हार्ड ग्रोथ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली बस उतना ही फर्क है, जब हम वैक्सिंग करते हैं तो जो हमारा हेयर है वो बिल्कुल फॉलिकल से, यानी उसकी जो जड़ होती है वहां से निकलता है, इसलिए नेक्स्ट बार ग्रोथ आने में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम भी ज्यादा देर के बाद ग्रोथ आई है और सॉफ्ट ग्रोथ आई है। लेकिन जब आप रेजर चला देते हैं स्किन पे तो वो जो पूरा का पूरा हेयर स्टैंड है वो फॉलिकल से नहीं निकला होता, बीच में से कट होता है, इसलिए वो वहीं से रीग्रो होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमको टच करने पे फील होता है कि ग्रोथ थोड़ी सी ब्लंट आई है। सेम इज द केस विद योर फेस। इट्स नॉट कि आपकी हेयर ग्रोथ हार्ड हो जाएगी, वो वैसी ही रहेगी जैसी वो थी, पर आपको ऐसे लगेगा कि शायद वो जल्दी जल्दी आ रही है। कई लोगों के लिए 1 हफ्ते में आ सकती है, कई लोगों के लिए 10 या 12 दिनों में भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी हेयर ग्रोथ सिचुएशन क्या है, बट वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। ऑल्सो ब्लीच करने से सडनली हमारे जो काले बाल हैं वो एकदम गोल्डनिश अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है इंस्टेंट एक फेयरनेस का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमारा फेस बहुत फेयर लग रहा है। और उल्टा वैक्सिंग में, आई मीन फेस शेविंग में ऐसा नहीं होता, तो आपके कॉम्प्लेक्शन आपका वही रहता है, बट आप कॉम्प्लेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपका स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ लगने लगता है। बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं। एक तो सस्ता पड़ता है, आप इसको घर पे कर सकते हो, अपने कंफर्ट पे, अपने टाइम के कंफर्ट पे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन जहाँ पे आपकी है, जैसे कि मैंने कहा मुझे यहाँ पिंपल हो रहा था, कहीं पे भी आपने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर हिस्से को अवॉइड करके आप बाकी के हिस्से पे लगा सकते हो जहां भी आपकी नीड है। और आप कुछ हद तक अपनी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है आईब्रोज की और अपर लिप्स की भी और चिन वगैरह पे भी जो एक्स्ट्रा बाल हो वो भी आप यू कैन इजीली गेट रिड ऑफ। सो उसके लिए आपको एक्सक्लूसिवली कोई पार्लर सर्विस बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली भी काफी मेक सेंस करता है। Alright guys, so with that we have come to the end of this video. I really hope that this was useful to you. आप लोगों को कुछ इससे सीखने मिला हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज गिव मी अ बिग फैट थम्स अप, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इट विल मीन अ लॉट टू मी। साथ ही में आपके जो एक्सपीरियंस है फेस शेविंग को लेकर, या आपके कोई मिथ्स है, कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, आपका जो खुद का पर्सनल फीडबैक है, प्लीज उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर औरों के साथ भी शेयर करें और मुझसे भी पूछ सकते हैं। विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर्स फॉर दैट। एंड या I think with that we are done here. I'm going to see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.